10 साल की ईशानी ने स्कूल से आके अपना बैग बेड पर फेंका और चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई। हर दिन की तरह ईशानी की माँ आरती ने ईशानी का बैग खोला और होमवर्क की डायरी में आज का होमवर्क क्या है चेक करने लगी। होमवर्क की डायरी में आज की डेट के पेज पर लिखा था, व्हाट आर दीज रेड मार्क्स ऑन ईशानीज फेस एंड नेक। ईशानी की गर्दन और चेहरे पे ये लाल निशान किस चीज़ के हैं, जवाब दीजिए। ईशानी अंदर कमरे में स्कूल ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो माँ आरती ने भी पहली बार उन निशानों को एक अलग नज़र से देखा। ईशानी माँ के सामने खड़ी लगातार कुछ बोले जा रही थी और माँ आरती की नज़रें ईशानी के गले, चेहरे और कंधों पर बने उन लाल निशानों को ऐसे घूर रही थी जैसे वो इन निशानों को पहचानती हो। ईशानी न जाने क्या बोलकर बाहर चली गई। माँ अभी भी जैसे खाली दीवार को घूरे जा रही थी। तभी एक तेज आवाज आई, आरती! आरती! अरे आरती! आंखें फाड़े सो गई है क्या? आरती! आरती जैसे किसी शौक से होश में आई हो। उसने सामने खड़े अपने पति देवेंद्र बोरा की तरफ देखा और खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, क्या हुआ? आज रात भी तुम जगराते में जाओ तो ईशानी को लेकर मत जाना। सोने से पहले थोड़े पैर दबा देती है तो आराम मिल जाता है। ये बोलकर देवेंद्र सामने रखी एक चेयर पे पेपर लेके बैठ गया। आरती अब एकटक देवेंद्र के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। पहला शहर दिसपुर, गुवाहाटी, साल 1970। ईशानी के जन्म की जगह और साल, पिता का नाम राजेंद्र बोरा और माँ का नाम आरती बोरा। लेकिन अभी ईशानी 1 साल की भी नहीं थी कि एक दिन राजेंद्र बोरा घर से निकला तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा चुका था। ये ईशानी की जिंदगी का पहला आदमी था जिसने ईशानी को छोड़ा था। इसके बाद ईशानी ने किसी दूसरे आदमी को ना तो ये मौका दिया और ना ही ये हक। कुछ वक्त के इंतजार के बाद राजेंद्र बोरा के छोटे भाई देवेंद्र बोरा ने भाभी आरती और भतीजी ईशानी को अपना लिया, लेकिन कुछ इस तरह से जैसे उन पर कोई एहसान किया हो, और इस एहसान की कीमत वो दोनों से हमेशा वसूलता रहा। ये पहली बार था जब ईशानी के रिश्ते कंप्रोमाइज हुए थे। अल्लाह एक बार आपका कल भूल भी जाए लेकिन मोहल्ला नहीं भूलता। इसलिए जिन आसपास के लोगों ने ईशानी का ये डार्क पास्ट बताया था, उन्हें यह भी याद था कि ईशानी वॉज ए शार्प चाइल्ड। सिर्फ स्टडी नहीं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे थे। उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से कंप्लीट की, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गर्ल्स स्कूल इन गुवाहाटी। पर अपने अच्छे ग्रेड्स के लिए टीचर्स में पॉपुलर ईशानी के ग्रेड इस बार बुरी तरह से ड्रॉप हुए थे। टीचर्स ने सिर्फ इस बात को ही नहीं बल्कि ईशानी को भी नोटिस करना शुरू किया और देखा कि आजकल कुछ ज्यादा ही चुप सी रहती है और उसकी बॉडी पर ये रेड मार्क्स क्यों हैं। क्लास टीचर मिस डेजी ने ईशानी से पूछा भी, लेकिन ईशानी ने कुछ नहीं कहा। उसी दिन मिस डेजी ने ईशानी की होमवर्क डायरी में ईशानी को लेकर अपना कंसर्न रेज किया, लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब नहीं आया। फिर एक रोज ईशानी के चेहरे और गले पर ये लाल निशान कुछ ज्यादा ही गहरे दिखाई दिए तो मिस डेजी ने इस बार होमवर्क डायरी में साफ साफ लिख दिया, व्हाट आर दीज रेड मार्क्स ऑन ईशानीज फेस एंड नेक, प्लीज आंसर। अगले दिन मिस डेजी ने स्कूल आकर जो पहला काम किया वो था ईशानी के होमवर्क डायरी देखना। डायरी देखते ही उनके मुंह से निकला, थैंक गॉड। थैंक यू बेटा, प्लीज गो टू योर क्लास। ये कहते हुए क्लास टीचर एक लंबे से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। ईशानी बड़ी हैरत से अपनी टीचर को जाते हुए देख रही थी। फिर उसने अपनी होमवर्क डायरी को खोला तो उसमें लिखा था, ईशानी को एलर्जी हो जाती है, हम उसका इलाज करा रहे हैं। और ये राइटिंग ईशानी की माँ की थी। हर परिवार के अपने कुछ राज होते हैं और परिवार कभी भी नहीं चाहता कि वो सोसाइटी के सामने आए, लेकिन मोलेस्टेशन, एब्यूज़, हैरेसमेंट ये वो राज हैं जो जल्द ही सड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर आप चाहें न चाहें उनकी बदबू औरों तक पहुंच ही जाती है। पड़ोसियों को तो पहले से ही शक था। स्कूल भी ईशानी की हालत पर नज़र रखे हुए था और एक दिन जब टीन एज ईशानी ने घर से भागने की कोशिश की तो ये शक और भी मजबूत हो गया। अब हर कोई ईशानी से उसके भागने की वजह जानना चाहता था और जब कोई सीधा जवाब नहीं मिलता तो वही सारी बातें खुलकर कही जाने लगी जो अब तक सिर्फ सोची जा रही थी। बोरा परिवार को जब अपनी इज्जत सोसाइटी में गिरती हुई दिखी तो वो फैसला लिया गया जो आज भी एलर्जी से जूझ रहे हजारों घरों में लिया जाता है। बीमारी को जेल भेजने के बजाय बीमार को हॉस्टल भेज दिया जाए।
दूसरा शहर शिलोंग, 1985। शिलोंग के सिविल हॉस्पिटल के आसपास खुले बहुत से क्लिनिक में से एक था होली चाइल्ड क्लिनिक। क्लिनिक की दीवारों पर हंसते हुए बच्चों के पोस्टर लगे थे, एक तरफ लड़का, दूसरी तरफ लड़की। पेशेंट्स में ऑफकोर्स ज्यादातर लड़कियां थीं जिनकी एज 18 साल से कम थी। किसी का हाथ अपने पेट पर था तो कोई सर पकड़कर बैठा था। सबको इंतजार था अपनी बारी का। तभी अंदर से नेक्स्ट की आवाज आई और बुर्का पहने एक लड़की अंदर चली गई। व्हाट्स योर नेम? नाम बताओ। सकीना शेख। सकीना, ज्यादा पेशाब आता है? हाँ। ओके, बुर्का रहने दो, यहाँ लेट जाओ। अभी सांस छोड़ो सकीना। लास्ट पीरियड कब आया था? 2 महीने पहले डॉक्टर। प्रेग्नेंट हो सकीना, बहुत देखरेख की जरूरत है तुम्हें। तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आया? पता है ना, गवर्नमेंट ने शादी का एज फिक्स कर दिया है। अभी किस किस को बोलेगा हम? कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स लिख के दे रही हूँ, लेते रहना और नेक्स्ट मंथ दोबारा आओ। सकीना ने बुर्के से अपना चेहरा ढका और तेजी से बाहर निकल गई। उसने पहले क्लिनिक के सामने का सर्विस रोड क्रॉस किया और सिविल हॉस्पिटल के पीछे की लंबी और खामोश गली में कहीं गायब होती उससे पहले पीछे से किसी की आवाज आई, ईशानी। यह आवाज सौरभ दास की थी। कभी स्कूल के बोर्ड पर लगे रिजल्ट में अपना नाम ढूंढा है? उस वक्त जैसी टेंशन होती है वैसी ही टेंशन सौरभ के चेहरे पर थी और वजह साफ थी। सौरभ स्कूल ड्रेस में बच्चों की साइकिल लिए खड़ा था। सौरभ इस प्रेशर से गुजर ही रहा था कि बुर्का पहने ईशानी सौरभ के सामने आकर खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, इस रिजल्ट से पर्दा तो तुम्हें उठाना है। और फिर सौरभ ने धीरे धीरे बुर्का चेहरे से उठा दिया। ईशानी हंसी, इतनी जोर से हंसी कि उस लंबे खाली गलियारे में जैसे उसकी हंसी ने जादू भर दिया हो। कंग्रेचुलेशंस, तू देवता बनने वाला है। असमीज में डैड को देवता कहते हैं। सौरभ ने आगे बढ़ के ईशानी को गले लगा लिया। इसी कोशिश में एक झटका लगा और साइकिल जमीन पर गिर पड़ी। स्कूल बैग्स की किताबें बाहर निकलकर बिखर गईं। टिफिन में रखा दही जगह जगह फैल गया। और अब आप कहेंगे कि दही गिरना तो अशुभ होता है, पर मुझे लगा इस उम्र में किताबें गिर जाना ज्यादा बुरा था। ईशानी 15 साल की थी जब उसे शिलोंग के एक स्कूल हॉस्टल में डाल दिया गया। ईशानी को यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। अब न कोई सवाल था, न कहीं से भागने की जरूरत। नए फ्रेंड्स बन रहे थे, नए टीचर्स मिल रहे थे, नई एक्टिविटीज में ईशानी पार्टिसिपेट कर रही थी। तभी उसकी नजर स्कूल के एक यंग हैंडसम स्टूडेंट सौरभ दास पर पड़ी। शार्प लुक्स, माइंडफुल, स्मार्ट। और जब स्कूल शर्ट पर ब्लेजर पहन लेता तो ईशानी के लिए उससे अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। हाँ, सौरभ शिलोंग के एक बड़े लॉयर का बेटा था जो उसकी लाइफस्टाइल में साफ साफ दिखाई देता था। पर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ईशानी के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेना कहाँ मुश्किल था। सौरभ, ईशानी, जल्द ही ये दोनों नाम स्कूल कैंपस में एक साथ लिए जाने लगे। पहली बार ईशानी को खुला आसमान मिला था, इसलिए पता ही नहीं था कि कहाँ तक जाना है और कहाँ से वापस लौटना है। ईशानी की एक कमजोरी उसके साथ उम्र भर रही। उसने इतनी लंबी और ऊंची उड़ान भरी कि अक्सर घर, शहर और रिश्ते पीछे छूटते चले गए। लेकिन इस बार पीछे मुड़कर देखना प्रेग्नेंट ईशानी की मजबूरी थी। वो एक रात अचानक सौरभ को लेकर दिसपुर पहुंच गई। सौरभ ने भी यहीं बोरा फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया और इस दौरान ईशानी ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि सौरभ उसका हस्बैंड है और वो प्रेग्नेंट है। सौरभ शिलोंग के एक बड़े लॉयर का बेटा था, इसलिए ईशानी की फैमिली को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। सौरभ से रिश्ता और ईशानी की शादी, ये दोनों ही कंडीशंस बोरा फैमिली की बिगड़ चुकी रेपुटेशन को रिपेयर करने में मददगार साबित हो रही थी। ईशानी को अपना यह नया आज रास आ रहा था, लेकिन सौरभ को इस आज तक आने के लिए अपना कल छोड़ना पड़ा था। अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही मुफ्त में मिल जाने वाली लाइफस्टाइल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। बावजूद इसके अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर फरवरी 1987 में ईशानी ने जन्म दिया एक लड़की को, जिसका नाम रखा गया रीना। 1000 करोड़ की लाश, 1000 करोड़ की लाश। Narrated by Nawazuddin Siddiqui. सुनिए हॉरर, रोमांस, मोटिवेशनल, डिवोशनल और थ्रिलर स्टोरीज ओनली ऑन गाना। डाउनलोड द ऐप नाउ।